हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। कांग्रेस की राजनीति का आधार अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गया। बंगाल वाली दीदी, अब बंगाल की बारी। बिहार के बाद बंगाल, ममता वर्सेस बीजेपी में अवैध बांग्लादेशी भागने लगे हैं क्या? क्या भयंकर घमासान मचा है? बीएलओ की मौत का सच क्या है? बहुत कुछ इस पहले चैप्टर में। इंडी गठबंधन ने तो जैसे कसम खा रखी है कि बार बार चुनाव हारेंगे, लेकिन सीखेंगे कुछ नहीं बॉस। सिर्फ नरेंद्र मोदी को कोसते रहना है इन लोगों को। सोचते हैं उसी से जीत जाएंगे। अरे उससे जीत मिलती है। बिहार में नरेंद्र मोदी ने इन्हें इतनी बुरी तरह से हराया है, लेकिन ना तो राहुल गांधी, ना ममता बनर्जी, ना अखिलेश यादव, कोई इनमें से सबक सीखने को तैयार ही नहीं है। ये फिर से वही काम करने लगे हैं। नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए फिर से फूकी हुई कारतूसें निकाल लिए हैं। जैसे आप देखिए कि ममता बनर्जी बंगाल में एसआईआर के उस मुद्दे पर बवाल कर रही हैं जो मुद्दा बिहार में पिट चुका है। राहुल गांधी फिर से इसी फूके हुए मुद्दे पर अड़े हुए हैं कि ना मैं तो छोड़ूंगा नहीं, हार की सेंचुरी लगा के मानूंगा, ऐसा लग रहा है। कांग्रेस के टूटने की नौबत आ रही है। सहयोगी दल भी माथा पीट रहे हैं, कोस रहे हैं, लेकिन ये बदल जाएंगे। बदल गए तो राहुल गांधी कैसे? राहुल गांधी के चक्कर में कांग्रेस को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कि चुनाव हारने के लिए चुनाव आयोग को दोषी ठहराने से कुछ नहीं होगा, मोदी को कोसने से कुछ नहीं होगा, खुद की चीजें ठीक करनी होंगी, और वो ये कर नहीं रहे। इसलिए आप देखिए कि सबका गुस्सा राहुल गांधी और कांग्रेस पर बढ़ता चला जा रहा है। कांग्रेस ने बिहार हार के बाद फिर वही वोट चोरी का मुद्दा पकड़ा हुआ है, लेकिन पब्लिक भन्नाई हुई है। आज राहुल गांधी की तगड़ी क्लास लग गई। 272 प्रबुद्ध लोगों ने देश के राहुल गांधी के खिलाफ खुली चिट्ठी लिख दी भाई। और ये कोई मामूली लोग नहीं है, कोई जज रहा है, कोई राजदूत रहा है, कोई रिटायर्ड आर्मी अफसर रहा है, कोई पूर्व ब्यूरोक्रेट है। इन सब ने राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे की धज्जियां उड़ा दी। इनमें आप देखिए 16 जज हैं जिन्होंने खुली चिट्ठी लिखी है, 14 राजदूत हैं, 144 रिटायर्ड आर्मी अफसर हैं भाई, 123 पूर्व ब्यूरोक्रेट्स हैं। और इन सब ने कैसे राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे को धुआं किया है, धुआं। राहुल गांधी के खिलाफ अब ओपन लेटर में क्या लिखा है आज आपको दिखाऊंगा, तो आप भी कहेंगे कि भाई इन लोगों को जो है ना चिंता हो रही है देश की, राहुल गांधी को नहीं होती है। आज आपको यह भी बताऊंगा कि कांग्रेस ने बिहार चुनाव के बाद जो नया प्रोपेगेंडा शुरू किया कि 100 की सेटिंग, 122 की सेटिंग, उसका सच क्या है। बिहार में बीजेपी एनडीए के कई जीते कैंडिडेट्स को एक जैसे वोट मिले, ये कांग्रेस फैला रही है। कांग्रेस फिर वही ब्लंडर कर रही है जिसमें वो हारती है, और उसका सच मैं आपको दिखाऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे इंडी गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी भी अब उससे परेशान हो गए। खुद कांग्रेस में लोग परेशान हैं। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के टूटने की जो बात कही थी वो कहीं सच ना साबित हो जाए। इस सब से दूर नरेंद्र मोदी कैसे अपने काम में जुटे हैं, बिहार में कैसी नई सरकार के गठन का काम चल रहा है। कल जो लोग कह रहे थे नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएंगे, कल नीतीश कुमार सीएम बनने जा रहे हैं, शपथ लेने जा रहे हैं। बंगाल में अलग बवाल मचा है। देश की इस तूफानी राजनीति का पूरा चैप्टर खोलूं उससे पहले जरा ट्रेलर देखिए। हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। कांग्रेस की राजनीति का आधार अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गया। बंगाल वाली दीदी, अब बंगाल की बारी। इंडी गठबंधन ने गजब कर रखा है। पब्लिक बार बार चुनाव में हरा रही है, लेकिन इनके समझ में ही नहीं आ रहा कि गलती कहां है इनसे। आप देखिए कि बिहार में राहुल गांधी का एसआईआर का मुद्दा चला नहीं, लेकिन ममता बनर्जी बंगाल में इस मुद्दे पर बवाल कर रही है।
एसआईआर बंगाल में शुरू हुआ, तब से बंगाल से अवैध बांग्लादेशियों के भागने की तस्वीरें आ रही। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं कि अपने पुराने तौर तरीकों पे ही चल रहा है। कोई मंथन किया भी तो उसमें कुछ बदला नहीं, वही वोट चोरी, वही वोट चोरी। बेसिर पैर की बातों से जनता अलग उखड़ी हुई है इन लोगों से। ऐसे में राहुल गांधी का विरोध तेज हो गया है और खुद इंडी गठबंधन में हो रहा है। इंडी गठबंधन में कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बिहार में जो दुर्दशा हुई उसे कांग्रेस भूल गई है, लेकिन कांग्रेस ऐसी ही सोच से चलती रही तो उसे पता नहीं कि बीजेपी के तूफान में कांग्रेस तिनके की तरह उड़ जाएगी। यह किसने कहा है आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले राहुल गांधी का हाल आप देखिए। बिहार में हार के बाद राहुल गांधी ने एक हाई लेवल मीटिंग की। भाई सबको लगा कि कुछ तूफानी करेंगे, जिम्मेदारी लेंगे कि मैं 95 हार में हिस्सा रहा हूं, मैं हट जाता हूं। अरे भाई राहुल गांधी अलग लेवल पे चल रहे हैं। सूत्रों से खबर है कि मीटिंग में राहुल गांधी ने फिर से चुनाव आयोग और एसआईआर पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी इस लड़ाई को संगठन के तौर पर, सियासी तौर पर और कानूनी तौर पर लड़ेगी। सूत्रों से खबर है कि राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में जल्दबाजी में एसआईआर किया गया और जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनके नाम हटा दिए गए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन नतीजों की गहरी समीक्षा करेगा। ये समीक्षा ही करते रह जाएंगे। राहुल गांधी इस हाई लेवल मीटिंग में उन 12 राज्यों के नेता भी मौजूद रहे जहां चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया चला रहा है या चलाने वाला है। कांग्रेस ने एसआईआर के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली का भी ऐलान कर दिया। कांग्रेस अब कह रही है कि वो अब एसआईआर के खिलाफ सड़क पर उतर जाएगी। कांग्रेस को यह समझ में नहीं आ रहा कि वो सड़क पर उतरने की बातें कर रही है। राहुल गांधी की ये पॉलिटिक्स उन्हें ऑलरेडी सड़क पर ले आई है। पब्लिक उनको सड़क पर ले आई है, बॉस वोट नहीं दे रही, इनको समझ ही में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी, कांग्रेस, इनमें से कोई बदलने के मूड में नहीं दिख रहा। सबसे खराब प्रदर्शन का सारा बोझ जो है वो उन्होंने उठाया और चुनाव आयोग के माथे पर डाल दिया कि इसकी वजह से हारे। और हमने आपको कहा भी था कि ये लोग उसी का बेस बना रहे हैं क्योंकि इनको पता था ये हारे। लेकिन कई लोग, कांग्रेस के अंदर कई नेता आत्ममंथन के लिए बोल रहे हैं, पार्टी की नीतियों पर सवाल उठ रहा है। लेकिन उधर राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ नया मोर्चा खोलने की तैयारी में। हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ खुद ही मोर्चा खुल गया। कांग्रेस के कुछ नेताओं और इंडी के सहयोगी के बाद अब समाज का एक वर्ग भी राहुल गांधी को घेर रहा है। 272 प्रभावशाली लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ लेटर लिख दिया। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की इमेज के खराब करने के लिए राहुल गांधी की आलोचना की गई है। इस लेटर में कहा गया है कि देश के संविधान पर हमला किया जा रहा है। कभी संसद, कभी सेना, कभी जुडिशरी, इन सब की इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है और अब चुनाव आयोग निशाने पर। इस ओपन लेटर में कहा गया है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए, धमकियां दी, लेकिन हलफनामे के साथ एक भी आधिकारिक शिकायत नहीं। इस लेटर में राहुल गांधी को यह सलाह भी दी गई कि वो अपने सियासी खुन्नस को साइड में रखें और लोकतांत्रिक तरीके से आए नतीजों को स्वीकार करें। जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। यानी इस देश के प्रबुद्ध लोग राहुल गांधी को चिट्ठी लिख के समझा रहे हैं, बॉस, कि देश का बेड़ा गर्क ना कीजिए, आपके पॉलिटिक्स का बेड़ा गर्क हो रखा है, उसको सुधारने पर काम कीजिए। उधर पब्लिक का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि वोट चोरी का नाम लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका सिर पैर है ही नहीं। आप देखिए कि बिहार के चुनाव नतीजे के बाद भी ऐसा ही हो रहा है। कांग्रेस एनडीए के 8 कैंडिडेट की जीत का आंकड़ा लेकर आई, कह रही है कि चुनाव आयोग ने इसमें 100 का खेल किया है क्योंकि जीते हुए कैंडिडेट्स को जितने वोट मिले हैं उसमें शुरुआती 3 अंक 100 है। इसके बाद कांग्रेस बीजेपी के 5 कैंडिडेट की एक और लिस्ट लेकर आई। इसमें आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने 122 का अच्छा जुगाड़ किया है क्योंकि जीते हुए कैंडिडेट को जितने वोट मिले उसके शुरुआती 3 अंक 122 है। कोई सिर पैर है इस बात का बॉस? जिसको भी मान लीजिए कि अगर वोट मिल रहा है और उसमें शुरू में 100 आ गया, उसके पीछे कुछ भी हो तो वो वोट चोरी हो गई। कांग्रेस की क्या हालत हो गई है कि मतलब अपनी गलती न माननी है, अपने आप को बचाना है, गांधी परिवार पे सवाल ना उठ जाए और इनके चेले चपाटों पे कोई सवाल ना उठ जाए, इसके लिए ये लोग कुछ भी लॉजिक लेकर आ रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं। जो सोशल मीडिया पे चल रहा था उसे कॉपी पेस्ट किया, चिपका दिया और इसी वजह से इन लोगों की क्रेडिबिलिटी जो है वो घास चरने जाती है। क्रॉस चेक तक नहीं करते हैं, फैक्ट चेक तो दूर की बात है। 100 की सेटिंग, 122 की सेटिंग का नाम लेकर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं।
मैं आपको इसका सच दिखाता हूं। पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जहां कांग्रेस और इंडी गठबंधन की जीत हुई, वहां ऐसे कई उदाहरण मिल रहे हैं जहां जीतने वाले कैंडिडेट को मिले वोट के नंबर शुरुआती 3 डिजिट 1 है। जैसे आप पंजाब में 2017 में हुए चुनाव का डेटा देख लीजिए। अमृतसर नॉर्थ से कांग्रेस के सुनील दुत्ती को 59,212 वोट मिले। राजा सांसी को कांग्रेस के सुखविंदर सिंह को 59,628 वोट मिले। तरन तारण से कांग्रेस के धर्मवीर अग्निहोत्री को भी 59,794 वोट मिले। जालंधर कैंट से कांग्रेस के परगट सिंह को भी 59,349 वोट मिले। राजपुरा से कांग्रेस के हरदयाल सिंह कंबोज को 59,107 मिले। तो कांग्रेस क्या 59,000 वाला खेला कर रही थी और इसीलिए कांग्रेस की उस वक्त सरकार बन गई थी। इसी तरह पठानकोट से कांग्रेस के अमित विज को 56,383 वोट मिले। मुकेरिया से कांग्रेस के रजनीश कुमार को 56,787 वोट मिले। दसूया से कांग्रेस के अरुण डोगरा को 56,527 वोट मिले। यहां भी कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को 56,000 वोट के आसपास मिले। तो क्या उन्होंने खेला किया था? भोगा से कांग्रेस के जोगिंदर पाल को 67,865 वोट मिले। गुरदासपुर से कांग्रेस के बरिंद्र मीत सिंह को 67,709 मिले। गिल सीट से कांग्रेस के कुलदीप सिंह को 67,927 मिले। फिरोजपुर सीट से कांग्रेस के परमिंदर सिंह को 67,559 वोट मिले। तो ये 67,000 वाला खेला चल रहा था क्या? आप ये लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि भाई आज की डेट में लोग पाठशाला देखते हैं, अवेयर रहते हैं, तुरंत धरा जाएंगे ये लोग, और उसके बाद ऐसा नैरेटिव चलाते हैं तो क्रेडिबिलिटी जो है वो ढेले भर की नहीं बचती। उसके बाद कहते हैं कि मैं बोलता हूं तो पब्लिक मानती क्यों नहीं? अरे कैसे मानेगी बॉस? और पंजाब में ये लोग जीते थे जिस वक्त का आपको आंकड़ा बता रहा हूं। कर्नाटक देखिए ना, 2023 के चुनावों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, वहां भी इनके कैंडिडेट्स का ऐसा ही डेटा था। तब तो चुनाव आयोग पे सेटिंग का आरोप नहीं लगा। जैसे बागलकोट से कांग्रेस के एचवाई मिति को 79,336 वोट मिले। मुद्दे बिहाल से कांग्रेस के केसीएस नायगौड़ा को 79,483 वोट मिले। मस्की सीट से कांग्रेस के बसनगौड़ा तुरविहाल को 79,566 वोट मिले। तीनों सीट पर उम्मीदवार जो है वो 79,000 वोट से जीता था। तो यहां 79,000 वाला खेला हो रहा था। हिमाचल, जहां कांग्रेस ने 2022 में सरकार बनाई, जयसिंहपुर से कांग्रेस के यादविंदर गोमा को 28,058 वोट मिले। श्री रेणुका जी सीट पर कांग्रेस के विनय कुमार को 28,642। कसौली से कांग्रेस के विनोद कुमार सुल्तानपुरी को 28,200। रामपुर से कांग्रेस के नंदलाल को 28,397। चारों सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार को 28,000 वोट मिले। भट्टियात सीट पर कांग्रेस के कुलदीप पठानिया को 25,989 वोट मिले। कसुमपट्टी सीट से कांग्रेस के अनिरुद्ध सिंह को 25,759 वोट मिले। तो ये क्या 25,000 वाला खेला हो रहा था क्या? ऐसे इतने उदाहरण है कि कितने देते चले जाएं। कांग्रेस पार्टी नहीं बदल रही बॉस। वोट चोरी के आरोपों पर भी कांग्रेस अपने जाल में फंसती जा रही है। आरोप लगा रही है कि बिहार में महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डालकर वोट चोरी की गई। लेकिन ऐसा तो झारखंड में चुनाव के दौरान भी हुआ था। वोटिंग से 2 दिन पहले महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए थे। सच यह है कि चुनाव आयोग उन योजनाओं पर रोक लगा नहीं सकता जिन्हें चुनाव कार्यक्रम शुरू होने से पहले शुरू किया गया था। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत 26 सितंबर 2025 को हुई थी, जिसके तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10,000 रुपए की मदद दी जानी थी। इस योजना के शुरू होने के बाद बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान 6 अक्टूबर को हुआ। इसी तरह झारखंड में भी मैया सम्मान योजना चल रही है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाते हैं। झारखंड में इस योजना की शुरुआत जुलाई 2024 में हुई। योजना के तहत ही 11 नवंबर 2024 को 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हुए, जबकि मतदान 13 नवंबर को हुआ, 2 दिन बाद। तो क्या 2 दिन पहले 1,000 रुपया ट्रांसफर करके महिलाओं का वोट झारखंड में खरीदा गया था क्या? उस समय तो कांग्रेस ने झारखंड सरकार से सवाल नहीं किए, ना ही इसे वोट चोरी कहा था। आप वोटर को बिका हुआ बता रहे हैं बॉस, क्योंकि आप नहीं जीत पा रहे। अब जहां जहां एसआईआर हो रहा है वहां भी कांग्रेस मसाला ढूंढने में लगी। जयपुर में महिला बीएलओ और युवक में वोटर लिस्ट अपडेट को लेकर बहस हुई, तो कांग्रेस का इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। इस वीडियो को शेयर करके अब कांग्रेस आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एसआईआर में टारगेट कर रहे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। कारण पूछने पर झूठ बोला जा रहा है। वोट का अधिकार छीनना संविधान पर हमला है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के आरोपों पर जयपुर प्रशासन ने जवाब दिया है। बताया गया कि 2 बार विजिट करने पर कुछ लोग घर पर नहीं मिले। ऐसे लोगों को सुनवाई का मौका देने के बाद ही नाम जोड़ा या हटाया जाएगा। अभी ऑनलाइन फॉर्म जमा करने का विकल्प भी मतदाताओं के पास खुला हुआ है। यही वजह है कि कोई राहुल गांधी और कांग्रेस को सीरियसली नहीं लेता है। इंडी गठबंधन की बाकी पार्टियां भी कांग्रेस के रवैये से खुश नहीं दिख रही।
राहुल गांधी की लीडरशिप और उनके मुद्दों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस चाहती है कि संसद सत्र से पहले इंडी गठबंधन वोट चोरी के मुद्दे पर चर्चा करे, लेकिन समाजवादी पार्टी और टीएमसी इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। एसपी और टीएमसी मैसेज दे रहे हैं कि कांग्रेस खुद को इंडी गठबंधन का लीडर न समझे। उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी कांग्रेस पर तंज कस रही है। सामना में लिखा गया है कि कांग्रेस खुद को राष्ट्रीय पार्टी कहकर अपना महत्व दिखाने की कोशिश करती है। बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन इतना खराब क्यों रहा? यानी अब राहुल गांधी के खिलाफ इंडी गठबंधन में ही बगावत के आसार दिख रहे हैं। उनके साथी पूछने लगे, भाई कि किस किस की नाव डुबाओगे? इंडी गठबंधन के दल भी राहुल गांधी के काम करने के तरीके से खुश नहीं है और ना ही राहुल गांधी के मुद्दों पर उनको दिलचस्पी दिख रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस पर इसलिए फायर है क्योंकि अभी मुंबई में बीएमसी के इलेक्शन है और इस इलेक्शन में कांग्रेस महाविकास अघाड़ी से अलग अकेले चुनाव लड़ने का मन बना रही है। लेकिन इस पर उद्धव की पार्टी के नेता कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस महाराष्ट्र इकाई के नेता कभी कभी बहुत उत्साहित हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि उनकी नाव में एक छेद है, बीच समंदर में जाकर डूब जाएंगे। हमारी नाव में बैठ जाएंगे तो नैया पार हो जाएंगी, नहीं तो बीजेपी के तूफान में, बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे पता नहीं चलेगा। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जब आंधी तूफान आए तो बैठ जाना चाहिए। कांग्रेस को यह समझ नहीं आ रहा है। देखिए, कांग्रेस महाविकास आघाड़ी में अकेले ही राष्ट्रीय पक्ष है, तो उसे बीच बीच में कभी कभी राष्ट्रीय पक्ष होने का एक सपना याद आ जाता है। अभी अभी बिहार में जो दुर्दशा हुई है वो कांग्रेस लगता है भूल गई है। कांग्रेस कभी कभी ना अति आत्मविश्वास में बह जाती है। हरियाणा के चुनाव में पराभव हुआ, महाराष्ट्र के चुनाव में पराभव हुआ, अभी बिहार के चुनाव में पराभव हुआ। देश में जहां कांग्रेस को लगता है कि वो बहुत ताकतवर, वहां उसका पराभव होता है। महाराष्ट्र में तो जीतते हुए हार गई। क्यों? असमन्वय। बीच बीच में अति उत्साहित हो जाते हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनकी नाव में छेद है, बीच समुद्र में जाके डूब जाएंगे। कम से कम हमारी नाव में बैठ जाएंगे तो नैया पार हो जाएगी। मुंबई में पिछले 30 वर्षों से लगातार शिवसेना जीत रही है, तो लगता है 2-4 सीटों पे ही आ जाएगी। फिर भी कांग्रेस एक स्वतंत्र पार्टी है, कांग्रेस को लगता है कि बहुत ताकतवर है, तो लड़के देख ले क्या होता है। हम किसी को समझा सकते हैं, सोए हुए को जगाया नहीं जाता, कोई सोया हो उसको जगाया जाता है। यानी राहुल गांधी को कांग्रेस को अब उनके साथी समझा रहे हैं भाई कि कुछ तो रिवीजन करो, कैसे चलेगा ऐसा मामला। बिहार में बुरी तरह से हारने के बाद इंडी गठबंधन में झगड़ा बढ़ता चला जा रहा है। बिहार के नतीजे देखने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन की कमान कांग्रेस नहीं संभाल पा रही। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा है कि हमारे लाखों कार्यकर्ता चाहते हैं कि अखिलेश यादव इंडी गठबंधन की अगुवाई करें। समाजवादी पार्टी यूपी में सबसे बड़ी पार्टी है, इंडी गठबंधन में दूसरे नंबर की पार्टी है। सभी छोटे दल भी चाहते हैं कि अखिलेश यादव इंडी गठबंधन को लीड करें। रविदास मेहरोत्रा के इस बयान के बाद कांग्रेस का भी रिएक्शन आया। इमरान मसूद ने कहा है कि अखिलेश यादव पहले 2027 में यूपी चुनाव को देख लें, राहुल गांधी के साथ उनका मुकाबला नहीं है। सुनिए एक बार। पहले यूपी लीड कर लेना, अभी तो 27 है, अभी 27 आ रहा है ना, 27 की बात कर लेंगे। राहुल जी का कोई मुकाबला नहीं है। राहुल जी का कोई किसी से मुकाबला नहीं है। राहुल जी जितना उसके साथ लड़ाई लड़ते हैं, राहुल जी का कोई मुकाबला नहीं है। उधर टीएमसी वाले चाहते हैं कि ममता बनर्जी इंडी गठबंधन की नेता बन जाएं। टीएमसी वैसे ही बिहार के नतीजे देखकर घबराई हुई है। ऊपर से नरेंद्र मोदी ने बिहार जीतने के बाद बंगाल का नाम लेकर माहौल सेट कर दिया। इससे बंगाल में बीजेपी और टीएमसी की सियासी लड़ाई तेज हो गई। आप देखिए कि बिहार जीतते ही किस तरह से बीजेपी बंगाल में एक्टिव हो गई। बंगाल में बीजेपी एकता यात्रा निकाल रही है, उधर टीएमसी एसआईआर के खिलाफ वोट रक्षा कैंपेन चला रही है। बीजेपी अवैध बांग्लादेशियों के भागने पर टीएमसी को घेर रही है। टीएमसी बंगाल में बीएलओ की मौत को एसआईआर का अत्याचार बता रही है। यानी बंगाल में अवैध बांग्लादेशी एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। बंगाल में इस वक्त अवैध बांग्लादेशियों के वापस बांग्लादेश जाने के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। इन्हीं वीडियो को लेकर बीजेपी टीएमसी को घेर रही है। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट फाइनल करने के लिए 4 नवंबर से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। उसी के बाद से खबरें आने लगी थी कि पश्चिम बंगाल से चोरी छिपे बॉर्डर पार कर बांग्लादेश लौटने वाले घुसपैठियों की तादाद बढ़ रही है। यह तस्वीर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की स्वरूपनगर की है, जहां का हकीमपुर बॉर्डर पोस्ट बांग्लादेश से लगता है। पिछले 3 दिनों से यहां बड़ी तादाद में बांग्लादेशी परिवार इस बॉर्डर पोस्ट के आसपास अपने सामान के साथ मौजूद हैं। इस मौके की ताक में है कि किसी भी तरह बॉर्डर पार करके बांग्लादेश में चले जाएं। आरोप है कि ये सारे अवैध बांग्लादेशी हैं जिन्होंने बिना कागजात के भारत में घुसपैठ की थी और अब यही वजह बांग्लादेश वापसी में उनके लिए मुसीबत बन रही है। बिना कागज के बांग्लादेश बॉर्डर पार करने का मतलब सीधा
बांग्लादेश पुलिस के डिटेंशन सेंटर में जाना। और एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बांग्लादेश में रहने का मतलब अवैध घुसपैठिए के ठप्पे के साथ जेल की सलाखों में जाना, भारत में रहने पर। बंगाल में बिना कागजातों के कई सालों से रह रहे ये घुसपैठिए पहले कभी मानते तक नहीं थे कि वो बांग्लादेशी हैं, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया के डर से अब वो खुद कह रहे हैं कि वो बांग्लादेशी हैं और अपने घर लौट रहे हैं। आप उत्तर 24 परगना के हकीमपुर बॉर्डर पोस्ट से टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता रिदिता की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। एसआईआर शुरू होते ही बंगाल का जो पॉलिटिकल परिस्थिति है वो काफ़ी टेंस्ड हो चुका है। अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं वो है हकीमपुर चेक पोस्ट, और हकीमपुर चेक पोस्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं ये विजुअल, ये है 100 से ज़्यादा बांग्लादेशियों या जिन लोगों के पास प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं था भारत में रहने के लिए, उन लोगों का भीड़ जम चुका है। और ये सिर्फ एक बॉर्डर का तस्वीर नहीं है, वाकई ये बहुत ही सारे बॉर्डर्स का तस्वीर है जहाँ नोदिया भी आता है, कुछ बिहार भी आता है। पर इन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था, फिर भी ये लोग कैसे रह रहे थे बंगाल में। और नॉर्थ 24 परगना जहाँ ये जगह है वो काफ़ी 3 घंटे का दूरी में है, एकदम सिटी के नज़दीक, कोलकाता के नज़दीक। कैसे रह रहे थे ये लोग, इधर लोगों से पूछ लेते हैं। दादा आप कब आए हो? हाँ, करीब 20 साल पहले। 20 साल पहले इधर कैसे आए हो? कैसे मतलब मेरे पापा और मम्मी के साथ आए थे, तब मैं बहुत छोटा था। मेरे आँखों में प्रॉब्लम है, तो उनको किसी ने कहा था कि इंडिया में आके डॉक्टर दिखाने से ठीक हो जाएगा। हाँ। इसलिए मुझे लेकर आए थे। उसके बाद फिर जा नहीं सके यहाँ। क्यों नहीं जा सके? क्योंकि हम इनलीगल तरीके से आए थे, इसलिए जा नहीं पाए। तो इलीगल तरीके से आए थे, इधर कोई लीगल पेपर कुछ बनाए थे उसके बाद? नहीं, उसके बाद कुछ बना नहीं पाए थे, क्योंकि कुछ बनाने के लिए तो पुराना कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है दिखाना पड़ता है जी। वैसा तो कुछ था नहीं, इसलिए दिखा नहीं पर पाए। आप जब डॉक्टर दिखाने जाते थे या कंसल्ट करने जाते थे तब आपका कुछ मांगते नहीं थे, आईडी प्रूफ या कुछ सर्टिफिकेट? नहीं, ऐसा कुछ तो मांगते नहीं थे। कभी ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ा नहीं है जी। तो जहाँ रहते थे उधर भी घर भाड़े पे लेने के लिए कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे कोई? नहीं, ऐसा कुछ तो कभी मांगता नहीं था। पहले तो इतना कुछ ज़रूरी था नहीं, ऐसे ही दे देते थे। फिर हाँ। हम 20 साल एक ही जगह पे रह गए थे ना। कहाँ रहते थे आप? हम डानकुनी में थे। अच्छा, तो आप लोग अभी क्यों वापस जा रहे हो? वापस अभी जा रहे हैं, देखिए एक बात जो है, एसआईआर तो हो रहा है जी, ये एक बात है, और दूसरा बात यह है कि कुछ दिन पहले से हमारे वहाँ पे एक बात हो रहा था कि यहाँ एसआईआर होने के बाद एक कैंप बनाया जाएगा जहाँ दूसरे देशों के जो लोग हैं यहाँ के रहते हैं उनको वहाँ ले जाएगा। डर से जा रहे हो? डर मतलब हाँ, वो तो है ही, ज़रूर है, क्योंकि मेरा पूरा फैमिली है मेरे साथ, तो उन लोगों को लेकर तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। तो जो लोग एसआईआर को गाली दे रहे हैं बॉस, आप उनसे पूछिए कि देश में ये इतना बड़ा क्लीन अप प्रोसेस चल रहा है और उनको एसआईआर से दिक्कत क्यों है। हकीमपुर बॉर्डर पर नवभारत की पड़ताल के दौरान कई बांग्लादेशी अपना चेहरा छिपाते नजर आए। ये वो लोग हैं जो अपनी बांग्लादेशी पहचान छिपाकर खुद को स्थानीय बंगाली बताकर सालों से कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में रह रहे थे। अभी कैमरे पर इन्हें अपनी पहचान खुलने का डर सता रहा है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट करेक्शन के लिए एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है। चुनाव आयोग उसे बहुत सख्ती से अंजाम दे रहा है। हर घुसपैठिए को वोटर लिस्ट से बाहर करने की तैयारी है। ऐसे में ये अवैध बांग्लादेशी अभी किसी भी तरह बांग्लादेश भागना चाहते हैं ताकि एसआईआर की प्रक्रिया खत्म होने के बाद मौका देखकर फिर से बंगाल में घुस जाएंगे। हकीमपुर बॉर्डर पोस्ट पर बंगाल छोड़कर अभी बांग्लादेश भाग रहे कई घुसपैठियों ने इस बात को कबूला भी है। मतलब क्यों जा रहे हो? जा रहे इसीलिए जो अभी जो मांग रहा वोटर कार्ड 2002 का, तो हम लोग तो यहाँ का है नहीं, हम लोग तो बांग्लादेश का है, तो हम लोग का पास तो है भी नहीं। तो उस साइड जाओगे तो उसके बाद आप चले जाएंगे यहाँ पे कैंप पे जाना है। अच्छा, कौन सा कैंप में जाना है? हमको तो मालूम नहीं है, हम सुना है। हम तो आज तो सुबह यहाँ पे करा ना, हम सरेंडर कर रहे हो? सरेंडर कर रहे हैं। कोई लीगल डॉक्यूमेंट है आपके पास? कैसे आए थे फिर इस बार? ऐसे आया था, लोग पकड़ के। किसी को पैसा देना हुआ था? किसको पैसा दिए थे? आदमी नहीं अभी दिया दूसरा आदमी को। सोचिए, देश से अवैध बांग्लादेशी बाहर जा रहे इस एसआईआर की वजह से, लेकिन बंगाल में टीएमसी ने, ममता बनर्जी की पार्टी ने एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। टीएमसी जगह जगह कैंपेन चला रही है और भरोसा दिला रही है कि किसी का भी वोट नहीं कटने देंगे। लेकिन इस भरोसे के बाद भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की भगदड़ नहीं थम रही, क्योंकि ये बांग्लादेशी जानते हैं कि अगर जांच में उनसे कागजात मांग लिए गए तो
क्या कागज दिखाएंगे? जिन्होंने किसी तरीके से आधार कार्ड बनवा भी लिए हैं उन्हें भी यह डर है कि कहीं चेकिंग में पकड़े न जाएं। बंगाल से अवैध बांग्लादेश वापस भाग रहे बांग्लादेशी अवैध रूप से जो रह रहे थे वो अब बांग्लादेश भाग रहे हैं। इसकी पुष्टि खुद बॉर्डर की निगरानी करने वाली बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने की है। बीएसएफ के अधिकारियों का कहना है कि बिना दस्तावेज वाले अवैध बांग्लादेशी वापस बांग्लादेश लौट रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में इनकी संख्या काफी बढ़ गई है। बीएसएफ अधिकारियों के मुताबिक नॉर्थ 24 परगना और मालदा जिले में ऐसे अवैध बांग्लादेशी वापस अपने वतन लौटने की तादाद जो उनकी है उसमें बड़ा जंप आया है। पहले इस तरह के अवैध बांग्लादेशियों का अपने वतन लौटने के मामले में मुश्किल से डबल डिजिट का नंबर आता था, लेकिन अब इनकी संख्या सैकड़ों में पहुंच गई है। बीएसएफ अधिकारियों का कहना है कि हर दिन करीब 100-150 केस ऐसे सामने आ रहे हैं। बीएसएफ के मुताबिक जो लोग बिना दस्तावेज के हैं उन्हें बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को सौंप दिया जाता है। अगर वो इन्हें एंट्री नहीं करने देते हैं तो फिर दूसरा विकल्प अपनाया जाता है। बीएसएफ अधिकारियों ने दावा किया है कि जो लोग वापस बांग्लादेश लौटना चाहते हैं उसमें से ज्यादातर वो हैं जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं। बीएसएफ के दावे के मुताबिक एसआईआर और जो वेरिफिकेशन ड्राइव चल रहा है उस वजह से ही ये बांग्लादेशी वापस भाग रहे हैं। बांग्लादेशियों के अपने देश लौटने की तस्वीरों और आंकड़ों को लेकर बीजेपी ममता बनर्जी सरकार पर फायर। अवैध बांग्लादेशियों को शरण देने का आरोप लगा रही है। बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश रच रही है। सुनिए। अब बंगाल की बारी है। बंगाल की बारी इसलिए है, बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश ममता बनर्जी का है वोट के लिए, और वहां रेड कारपेट बिछा के रखी है बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए। वहां की जनता भयभीत है, खास करके हिंदू। तो अब बंगाल में भी इस बार झाड़ू पोछा लगा करके उसको खत्म करना। इधर ममता बनर्जी को घेर रही है बीजेपी। उधर ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर की मौत पर चुनाव आयोग को घेर दिया। ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि आज ही जलपाईगुड़ी में एक और बूथ लेवल ऑफिसर ने एसआईआर के प्रेशर में अपनी जान दे दी। एसआईआर शुरू होने से लेकर अभी तक 28 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव आयोग ने बिना प्लानिंग के इन पर वर्कलोड बढ़ा दिया। जो काम पहले 3 साल में होता था वो 2 महीने में हो रहा है, वो भी इसलिए ताकि अपने सियासी मालिक को खुश किया जा सके। इधर विपक्ष एसआईआर में फंसा हुआ है। उधर पीएम मोदी और नीतीश की जोड़ी बिहार में सरकार बनाने जा रही है। कल बिहार में शपथ ग्रहण समारोह है। बिहार में चुनाव से पहले इंडी गठबंधन पूरा माहौल बना रहा था कि मोदी शाह नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री बनाएंगे ही नहीं, मोदी अपने किसी चेले को सीएम बना देंगे। लेकिन आप देखिए कि पटना में गांधी मैदान में नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं। नीतीश कुमार को आज एनडीए का नेता चुन लिया गया। नीतीश कुमार के साथ कल कुछ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। इससे पहले आज बीजेपी की बैठक में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया। इसके अलावा विजय सिन्हा को डिप्टी लीडर चुना गया। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा नई सरकार में भी डिप्टी सीएम रहेंगे। यानी बिहार में नीतीश बीजेपी की वही टीम फिर से काम करने जा रही है जिस टीम को इतना बड़ा जनादेश मिला है। बिहार में इस हलचल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी पहुंचे। यहां पर पीएम मोदी सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्य साई बाबा के मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इससे पहले पीएम मोदी सत्य साई बाबा के मंदिर और महासमाधि स्थल पर पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा पाठ की और श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण मौजूद रहे। मंदिर परिसर में पीएम मोदी गायों के साथ नजर आए। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 100 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया।